Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2021. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. सबसे पहले समझते हैं क्या होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART। एक तरीके की मेडिकल प्रोसीजर है विच हेल्प्स इंडिविजुअल्स और कपल्स टू कंसीव अ चाइल्ड, especially those individuals or couples who are not able to conceive child through natural process। ART टेक्नोलॉजी में कई सारी एक्टिविटीज होती हैं। इट इंक्लूड्स हैंडलिंग एग्स, स्पर्म्स, उसको फिर एग्स को फर्टिलाइज करना एंड देन पुटिंग इट इनटू द इंटेंडिंग मदर। ये तमाम तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं ART सिस्टम में। तो ART आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स जो हैं वो ब्रॉडर टर्म है। उसके अंतर्गत कई सारे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम अ वुमन्स ओवरीज फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म इन लैब, और उससे जो रिजल्टेंट एम्ब्रॉयो होता है वो एम्ब्रॉयो को फिर ट्रांसफ़र किया जाता है या प्लांट किया जाता है इनटू वुमन यूटेरस, और फिर वो एम्ब्रॉयो ग्रो करके फीटस में कन्वर्ट होता है एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ चाइल्ड। तो ये प्रोसेस को कहा जाता है IVF टेक्नोलॉजी, IVF प्रोसेस, जिसमें स्पर्म एंड एग को लैब में पहले फर्टिलाइज कराया जाता है एग को स्पर्म की मदद से एंड देन पुट इनटू इंटेंडिंग मदर। दूसरा तरीका होता है इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। इसमें द स्पर्म इज डायरेक्टली प्लेस्ड इनटू इंटेंडिंग मदर्स यूटेरस। इट हैज़ अ चांसेस, आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज लेस इन्वेसिव एज कंपेयर टू IVF। एक तरीका होता है सरोगेसी का भी, जिसमें क्या होता है कि कपल हु वांट्स टू हैव चाइल्ड but for some reason if the intending mother is not able to bear the child for some physiological limitations, तो इस केस में surrogate mother is required to bear the child of the intending couple। तो इसमें भी यही किया जाएगा कि sperm and egg को लेकर के फर्टिलाइज कराया जाएगा एंड देन द रिजल्टेंट एम्ब्रॉयो इज नॉट इम्प्लांटेड इन द इंटेंडिंग मदर herself but into some surrogate mother। तो ये सब कुछ तरीके हैं, इसके अलावा भी और भी तरीके हैं जो ओवरऑल ART प्रोसीजर के अंतर्गत आएंगे। अब ART जो प्रोसीजर्स हैं इसमें बहुत सारा मिसयूज, नेग्लिजेंस के स्कोप हो सकते हैं। इस कारण से फिर जो कमीशनिंग कपल्स हैं उनके हेल्थ पे नुकसान पहुंच सकता है। जो सरोगेट मदर है उसके लीगल राइट्स या हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। तो इन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि ये जो ART प्रोसीजर्स हैं इसमें किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो, इसके लिए कानून लाया गया ART एक्ट 2021। क्योंकि बहुत सारे ART क्लिनिक्स भी मशरूम हो रहे थे। ART क्लिनिक सेफ प्रोसीजर को नहीं फॉलो करेंगे तो हेल्थ रिलेटेड भी कई सारे डैमेजेस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द चाइल्ड टू बी बॉर्न, उसके ऊपर भी नुकसान हो सकता है। दैट इज़ वाई टू रेगुलेट दिस एक्टिविटी लाया गया ART एक्ट 2021। इस कानून का मुख्य मकसद था कि ART जो भी क्लिनिक्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए, सुपरविजन किया जाए। साथ ही साथ जो ART बैंक्स हैं जो एग्स, स्पर्म एंड जो एम्ब्रॉयज हैं उनको कलेक्ट करके रखते हैं, उन सबको कहा जाता है ART बैंक्स, उनका सुपरविजन करें। इस कानून को अगर देखा जाए, इसके मुख्य प्रोविजंस की बात की जाए, तो इट टॉक्स अबाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व, चाहे वो कमीशनिंग पेरेंट्स हों या डोनर हो, उनका रिटन कंसेंट लेना जरूरी है। राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, इस केस में क्लियरली ये कानून कहता है कि द अनबॉर्न चाइल्ड विल बी कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द कमीशनिंग कपल। मान लीजिए कि ये सरोगेट मदर है या इस लेडी ने अपना एग्स डोनेट भी किया है, येट द ART प्रोसेस वंस अप्लाइड बाय द इंटेंडिंग कपल, तो जो चाइल्ड बॉर्न होगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल चाइल्ड, विल बी डीम्ड एज बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द इंटेंडिंग कपल। जो भी डोनर हैं
या सरोगेट मदर हैं उनका लीगल क्लेम नहीं होगा ऑन द चाइल्ड बॉर्न इन द प्रोसेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डोनर्स, तो मेल के केस में इफ दे आर स्पर्म डोनर एज शुड बी बिटवीन 21 to 35 एंड फीमेल इफ दे आर एग डोनर द एज शुड बी बिटवीन 23 and 35 years। सरोगेसी के लिए अलग से कानून है, सरोगेसी रेगुलेटिंग एक्ट 2021। सरोगेसी से रिलेटेड कुछ प्रोसीजर्स या कुछ रूल्स रेगुलेशंस इस एआरटी एक्ट 2021 में बात की गई हैं, और सरोगेसी से रिलेटेड एक अलग से कानून है जिसमें जो सरोगेट मदर है उसके राइट्स को लेकर के बातचीत की गई है। तो इसके अंदर कॉमर्शियल सरोगेसी पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। तो पॉइंट इज कि फॉर सरोगेसी प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द सरोगेट मदर्स देयर इज अ सेपरेट लॉ, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। इन डिटेल वी विल टॉक अबाउट इट समडे लेटर, हमने ऑलरेडी 2-3 महीने पहले इसके बारे में चर्चा भी की थी, बट टुडे वी आर फोकसिंग ऑन दिस ओवरऑल एआरटी एक्ट, और उसी से रिलेटेड है सरोगेसी एक्ट। सरोगेसी एक्ट के अंदर सरोगेट मदर के राइट्स को बात प्रोटेक्ट किया जाता है। उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कॉमर्शियल सरोगेसी, पैसा लेकर के सरोगेसी की सर्विस प्रोवाइड करना अब भारत में अलाउड नहीं है। साथ ही साथ फॉरेनर्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू हैव सरोगेसी इन द कंट्री, क्योंकि इस पे मूवी भी आपने देखी है, शायद से एक फिल्म आई थी 2-3 साल पहले। फॉरेनर्स आते थे भारत में सरोगेट मदर की तलाश में, क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिल जाते हैं, और फिर क्या होता है, ये बीच में उनके रिलेशंस में अगर डिफरेंसेस आ गए, द इंटेंडिंग पेरेंट्स के रिलेशंस में डिफरेंसेस आ गए, तो वो छोड़ के चले जाते। एंड नाउ द सरोगेट मदर इज लेफ्ट हेल्पलेस, क्लूलेस कि अब क्या करे वो बच्चे का। सो ये सब कुछ कंसर्न्स हो जाते थे। तो सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए अलग से कानून है, सरोगेसी एक्ट ऑफ 2021। ओवरऑल अगर एआरटी एक्ट की बात की जाए तो इसके शॉर्ट कमिंग्स में क्या क्या है, इट एक्सक्लूड्स अनमैरिड मेन, डिवोर्स्ड मेन, विडोड मेन या ट्रांस पर्सन्स या होमोसेक्सुअल कपल्स फ्रॉम हैविंग एआरटी सर्विसेज टू हैव चिल्ड्रन। तो ऐसे लोग डिस्पाइट हैविंग दिस टेक्नोलॉजी दे कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन थ्रू ART processes. The act allows only those couples to have ART process to have a child, those who are not able to conceive child for 1 year or more in natural processes. तो ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिस कारण से कुछ लोग जो ART प्रोसेस का इस्तेमाल करके दे इंटेंड टू हैव अ चाइल्ड बट आर नॉट एबल टू। करंट डेवलपमेंट देख लेते हैं। दिस केस रिलेट्स टू अ वुमन who is more than 50 years of age. She contacted an ART clinic in Guwahati, और वहाँ पे ART क्लिनिक ने उनको मना कर दिया कि नहीं, आपको ART प्रोसेसेस ART सर्विसेज नहीं दी जा सकती एज पर द लॉ। देखिए, लॉ के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया कि डोनर्स की एज लिमिटेशन होनी चाहिए 25 से लेकर के 55 इन केस ऑफ मेल, और इन केस ऑफ फीमेल 23 to 35 डोनर के लिए। बट ये ART लॉ में एक और बात की गई है कि जो कपल है उसमें जो मदर है, मदर की एज 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर ART प्रोसेसेस। जैसे मदर IVF अगर प्रोसेस ले रहे हैं हम लोग, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ ART टेक्नोलॉजी ओनली, जिसमें एग इज कलेक्टेड फ्रॉम वुमन ओवरीज एंड फर्टिलाइज विद स्पर्म इन द लैब। सो दिस process should not be conducted over a woman who is 50 years or of more, क्योंकि उस केस में हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। दैट इज वन मोर एज लिमिटेशन। ये तो डोनर रिलेटेड एज लिमिटेशन की बात की थी हमने। एज लिमिटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द वुमन हु वांट्स टू अंडरगो IVF प्रोसेस, उनकी एज 50 साल या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 50 साल से ज़्यादा उम्र की लेडी हैं तो उनको एक मेडिकल बोर्ड के सुपरविजन और अप्रूवल के बाद ही IVF प्रोसेस अलाउड होना चाहिए। दैट इज द लॉ, ART लॉ कहता है। अब एक वुमन सी कनेक्टेड और कॉन्टैक्टेड गुवाहाटी बेस्ड ART क्लिनिक, शी wanted to have a child through IVF process, but she was 50 years plus. तो फिर ART क्लिनिक ने मना कर दिया कि एज पर द लॉ यू कैन नॉट बी अलाउड टू हैव चाइल्ड,
थ्रू आईवीएफ प्रोसेस, क्योंकि आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। सी कॉन्टैक्टेड और सी फाइल्ड अ रिट पिटिशन इन मेघालय हाई कोर्ट। ये 50 साल से ज़्यादा उम्र है तब भी मुझे क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है? इट इज़ ए काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो मेघालय हाई कोर्ट ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट बीइंग अलाउड, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजन। सो मेघालय हाई कोर्ट ने उस एआरटी क्लिनिक को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कीजिए जो इस वुमेन के हेल्थ स्टेटस को रिव्यू करेंगे एंड देन विल डिसाइड कि वेदर सी कैन गो थ्रू आईवीएफ प्रोसेस और नॉट। फिर एआरटी क्लिनिक ने कहा कि नहीं सर, हमारे पास इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि हम एक मेडिकल बोर्ड बना पाएं ऑफ द एक्सपर्ट्स टू एक्सेस और इवेलुएट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमेन। तो फिर मेघालय हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, इट रेप्रिमेंडेड द एआरटी क्लिनिक कि ये तो कंपलसरी है, आपके पास ऐसा सिस्टम होना ही चाहिए। एवरी एआरटी क्लिनिक शुड हैव दिस सिस्टम कि उसके पास अगर 50 साल से ज़्यादा उम्र की लेडी आती है तो एक मेडिकल बोर्ड उसको इवेल्युएट करे और फिर उसके बाद फैसला करे दैट लेडी शुड बी अलाउड टू हैव एआरटी प्रोसेस, स्पेशली आईवीएफ और नॉट। सो ये एक नई बात सामने आई कि एवरी एआरटी क्लिनिक्स शुड हैव वन सेट ऑफ एक्सपर्ट्स एज वेल, जिनको लेकर के मेडिकल बोर्ड बनाया जाना चाहिए इन द केस ऑफ women more than 50 years of age intending to go for ART processes। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एआई एक्शन समिट इन पेरिस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पेरिस के प्रेसिडेंट, आई एम सो सॉरी, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन ने एक इंटरनेशनल समिट बुलाई, AI Action Summit. This summit was called in Paris, and this summit was co-chaired between or co-chaired by India and France both। तो भारत से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और फ्रांस से उनके प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन ने चेयर किया इस AI एक्शन समिट को, दैट वाज हेल्ड इन पेरिस रिसेंटली। तो इस समिट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एड्रेस किया इस समिट को। वहां पे जो जो मुख्य बातें कही उन्होंने, हाइलाइट्स ऑफ द पीएम्स एड्रेस टू द समिट, जरा देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली बात कही कि ही एक्नॉलेजेस द कंसर्न्स अराइजिंग फ्रॉम एआई। एआई के राइज होने से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ही ऑल्सो सजेस्टेड कि दुनिया भर में जो भी डिबेट है, डिस्कशन है अराउंड एआई, शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन रिस्क एंड राइवलरीज, कि नौकरियां घट रही हैं, अमेरिका और चाइना के बीच में राइवलरी बढ़ रही है, डीप सीक और ओपन एआई के बीच में। It should not. It should also focus on the positive side. We should focus on how we can benefit out of AI and help the poor countries, especially the global south, to benefit from the AI system. उन्होंने कहा कि हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, टेक्नोलॉजी डज नॉट ऑलवेज एलिमिनेट जॉब्स, रादर इट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू वन। तो हमें इसी तरीके से एआई के राइज को भी देखना है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, जिसको हम लोग कहते हैं एज ऑफ एआई, उसको भी देखना है। We should not only fear that it will let down or cut jobs, it will also create new opportunities and we should try to encast the coming opportunities। और उसके लिए हमें अपने वर्क फोर्स को रीस्किल करना होगा एज पर द कमिंग या डिमांडिंग सिचुएशन। एआई रिलेटेड एक ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम हमें डेवलप करना होगा, चाहे यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर हो या एक अलग से इंटरनेशनल कन्वेंशन हो, बट देयर मस्ट बी एन ग्लोबल एआई गवर्नेंस which should focus on interdependence of countries in the field of AI। दुनिया के देश आपस में कोलैबोरेट करें इन द फील्ड ऑफ एआई टू इंश्योर एक्सेस टू द राइज ऑफ एआई फॉर ऑल। साथ ही साथ एआई को लेकर के एक कंसर्न भी है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, वो भी डिस्कस किया प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि जो भी एआई रिलेटेड सिस्टम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे डेटा सेंटर हो गया या प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए, इनकी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी हमें सॉल्यूशन ढूंढना होगा। इफ़ वी नीड टू राइज इन द फील्ड ऑफ एआई एंड ट्राई टू मेक बेस्ट यूज आउट ऑफ इट,
तो वी नीड टू कम अप विथ ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस एज वेल। तभी जाकर के एआई के राइज को हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एआई रिक्वायर्स वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है ना। एक नॉर्मल गूगल सर्च में और चैट जीपीटी सर्च में, सेम कंटेंट सर्च के लिए चैट जीपीटी वुड डू 10 टाइम मोर प्रोसेसिंग, एंड दैट मीन्स इट विल रिक्वायर एटलीस्ट 7 to 8 टाइम मोर पावर। सो अगर हमें एआई के राइज को सस्टेनेबल तरीके से सपोर्ट करना है, तो वी नीड टू फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मदद से दुनिया भर में जो सोलर एनर्जी है उसको कलेक्टिव तरीके से हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर के देश, और उसमें कोऑपरेशन की एक एरियाज को एक्सप्लोर किया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी भारत और फ्रांस ने मिलकर के ही स्टार्ट किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, द समिट हैज बीन कॉल्ड इन पेरिस एंड इट इज काइंड ऑफ ब्रेन चाइल्ड ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन ओनली। इट हैज बीन co-chaired between India and France, but Emmanuel Macron is the most important person, you may say, with respect to this AI summit. So France has also pledged 109 billion euros to enhance Europe's position in the field of global AI and international governance in the field of AI. तो ये सब कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हैं इस समिट के। साथ ही साथ इस समिट में एक एक्शन प्लान भी साइन किया गया है। तो a joint statement at AI Action Summit was signed. This was signed by 58 countries. एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। इंडिया, चाइना, ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने मिलकर के एक स्टेटमेंट रिलीज किया है विथ रिस्पेक्ट टू एआई। उसका नाम है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। ये स्टेटमेंट एम्फेसाइज कर रहा है एआई की एक्सेसिबिलिटी पे टू ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, साथ ही साथ ट्रस्ट एंड सेफ्टी फैक्टर को बिल्ड करने के लिए ऑन एआई। फोकस वुड बी ऑन इनोवेशन ड्रिवन एआई पॉलिसीज एंड अवॉइड मोनोपोलाइजेशन, कि ये नहीं कि डीप सीक चाइना ने डेवलप कर लिया उसका। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि एआई रिलेटेड जो टूल्स हैं उनका वेपनाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। वेपनाइजेशन इन द सेंस कि डेटा चोरी करने के लिए दूसरे देशों से, या फिर दूसरे देशों के खिलाफ प्रोपागेंडा क्रिएट करने में उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कि डीप सीक पे ऐसे ऐसे खबरें आ रही हैं कि डीप सीक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो दुनिया के बाकी देशों की सोवरेनिटी के लिए एक थ्रेट है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को लेकर के वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैकमोहन लाइन की लीगलिटी को लेकर के वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सच थिंग्स शुड नॉट हैपन। मोनोपोलाइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ एआई थिंग्स शुड नॉट हैपन। दैट इज द की प्रोविजन मेंशन अंडर दिस जॉइंट स्टेटमेंट एट एआई एक्शन समिट। साथ ही साथ ह्यूमन राइट बेस्ड होना चाहिए, एआई ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, उसको ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर देश या उसकी सरकार के प्रोपागेंडा को स्प्रेड करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना हैज साइंड दिस समिट स्टेटमेंट, बट यूएस एंड यूके हैव नॉट साइंड दिस स्टेटमेंट। अब इसको लेकर के उन्होंने कोई खास स्पेसिफिक कारण नहीं बताया कि व्हाई दे हैव नॉट साइंड दिस स्टेटमेंट, बट यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है इट टॉक्स अबाउट एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन या रेगुलेशन ऑन एआई एंड विच कैन डैमेज the rise of AI systems. It can slow down innovation, and that is why US has decided to not sign the statement. But कोई specific कारण अभी तक US गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, ना ही UK गवर्नमेंट की तरफ से आया why they have not signed it. But China has signed it despite the kind of provisions in the statement which obliquely goes against China's intention. मेनली जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो डीप सीक के अगेंस्ट लग रहे हैं। इट चाइना हैज साइंड कि हाँ इसका वेपनाइजेशन या मोनोपोलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पीएम अजय स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा ही टॉपिक है, पीएम अजय स्कीम का जिक्र आया तो मैंने सोचा चलिए इसको कवर कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम यहीं रिवाइज कर लेंगे। पीएम अजय स्कीम, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसको साल 2021-22 में लाया गया था। इसका मुख्य मकसद है जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं उनके अंदर पॉवर्टी रिड्यूस करना थ्रू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट। इसको रन करने वाली एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 3 एग्जिस्टिंग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर एससी कम्युनिटीज को मर्ज करके बना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना,
स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, इन तीनों को मर्ज करके ये पीएम अजय स्कीम बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू डेवलप एससी डोमिनेटेड विलेजेस, जो शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विलेजेस हैं उनको मॉडल विलेजेस में ट्रांसफॉर्म किया जाए, यानी कि आदर्श ग्राम में ट्रांसफॉर्म किया जाए। ग्रांट इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स फॉर सोशो इकोनॉमिक बेटरमेंट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज, कॉम्प्रिहेंसिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दी जाए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को, ताकि उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हो। साथ ही साथ हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हॉस्टल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाए इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्पेशली फॉर एससी कम्युनिटीज। तो ये है प्रधानमंत्री अजय योजना। करंट न्यूज बहुत जरूरी नहीं है। करंट न्यूज में बस ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री अजय स्कीम के प्रोग्रेस को रिव्यू किया, हाईलाइटिंग कि दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ एससी कम्युनिटीज। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, GDKP। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, GDKP, ये एक मैट्रिक्स है, एक तरीका है which aims at calculating the contribution of knowledge economy towards the overall economic development and social life। तो एक बार फिर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, नॉलेज इकोनॉमी का कितना कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल हमारे देश के विकास में या सोशल लाइफ में, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक अलग से पैरामीटर डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। तो अब इसमें आपको एक बात तो समझ आ ही गई होगी कि ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट क्या है। उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा व्हाट इज नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी includes all the economic activities, production activities, which includes intellectual capital। intellectual capital मतलब जहाँ पे लर्निंग, टीचिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन सब का इस्तेमाल होता है। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब की मदद से जो भी हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है उन सब को माना जाएगा एज पार्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी इंक्लूड्स R&D activities going on, AI system being developed, automation systems being developed। ये सब कुछ कहाँ आएगा? नॉलेज इकोनॉमी के अंदर आएगा। इंडस्ट्रीज विच आर पार्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब नॉलेज इकोनॉमी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी यूनिवर्सिटीज हो गए, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए। एक बार कहने के लिए कह देते हैं, जैसे मैं जो न्यूज़पेपर एनालिसिस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक ये जो कंटेंट पहुंच रहा है, ये भी एक तरीका है नॉलेज स्प्रेड करने का। तो दिस एक्टिविटी विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ knowledge economy। This newspaper analysis through the YouTube channel of SPM IS Academy will be part of knowledge economy। So universities, all the e-learning platform, IT, software developments, all such activities and sectors will be part of knowledge economy। नॉलेज इकोनॉमी जो है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इकोनॉमीज। तो द ट्रेडिशनल इकोनॉमी रिलाई ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, while knowledge economy mainly thrives on ideas, skills and expertise। अब एक बात को प्लीज ध्यान से समझिए टू अवॉइड अननेसेसरी कंफ्यूजन, कि नॉलेज इकोनॉमी या ट्रेडिशनल इकोनॉमी में अंतर क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी विल नॉट हैव टेक बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड नॉलेज इकोनॉमी विल नॉट हैव मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। होगा, बट किस इकोनॉमी में कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी होगा, उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि एन इकोनॉमी इज ट्रेडिशनल या एन इकोनॉमी इज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। सो द इकोनॉमी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्टिविटीज प्रीडोमिनेंटली हैं एंड टेक बेस्ड एक्टिविटीज कम हैं, उनको हम लोग कहेंगे ट्रेडिशनल इकोनॉमी। while the economy which is now thriving more on tech based activities where manufacturing, sales and distribution is shrinking, so such economy will be known as knowledge based economy and knowledge economy।
Please note, a knowledge economy, a knowledge based economy does not mean कि traditional activities are not present. It simply means कि knowledge economy means कि वहां पे predominance होगा economic activities का, driven by intellect, technology and innovation. तो भारत की इकोनॉमी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, उसको समझने के लिए ओवरऑल जीडीपी में नॉलेज इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन मेजर करना होगा। तब जाकर के हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि नॉलेज इकोनॉमी कितना राइज कर रहा है। फिर जाकर के एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद हम कह पाएंगे कि अब इंडियन इकोनॉमी जो है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी से मूव करते हुए नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो रही है। ठीक है। आई जस्ट होप यू आर नॉट गेटिंग कन्फ्यूज्ड। एक अच्छा इंसान और बुरे इंसान में क्या अंतर होता है? अच्छा इंसान कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त अच्छा ही हो, बट वो ज़्यादातर टाइम अच्छा रहेगा, तो इसको हम लोग कह देंगे अच्छा इंसान है। ठीक है। वैसे एक नॉलेज इकोनॉमी या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे तमाम एक्टिविटी सिर्फ नॉलेज बेस्ड ही होंगे और ट्रेडिशनल काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल काम भी होगा, बट नॉलेज बेस्ड काम ज़्यादा होगा। अब इंडियन इकोनॉमी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हुई है या नहीं हुई है, उसी को समझने के लिए ओवरऑल जीडीपी में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का कितना कंट्रीब्यूशन है वो मेजर किया जाएगा। और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन इन ओवरऑल जीडीपी को नाम दिया गया है ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है कि ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए भारत सरकार अब एक मैट्रिक्स डेवलप करना चाहती है। इट एम्स टू कैप्चर नॉलेज इकोनॉमी इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो ओवरऑल जीडीपी मेजर करती है, उसने हाल फिलहाल में एक सेशन बुलाया। एंड इट इज फोकसिंग नाउ ऑन डेवलपिंग अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग जीडीकेपी मेजरमेंट। एक टेक्निकल कमिटी अब आगे बनाई जाएगी जो सजेशंस देगी कि हाउ जीडीकेपी, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, कुड बी मेजर्ड। देखते हैं इसको लेकर के क्या तरीके डेवलप किए जाते हैं। अभी तो बस इस पे चर्चा शुरू हुई है कि वी शुड हैव अ प्रॉपर फ्रेमवर्क टू मेजर जीडीकेपी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि क्या है जीडीकेपी एंड ऑल, वो सब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको मेजर करने में क्या चैलेंजेज आएंगे वो सब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। गेस भी कर सकते हो मेजर करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा। ऑब्जेक्टिफिकेशन, क्या मेजर करोगे, किस चीज़ को आप नॉलेज इकोनॉमी के अंदर गिनोगे, किसको नहीं गिनोगे, ये सब कुछ जो है वो प्रॉपर डिस्टिंक्शन करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो दैट इज द चैलेंज ऑफ मेजरिंग ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आएगा सीडीएससीओ के अंदर, बाकी दूसरा सही है। यहाँ पे ओ इज नॉट यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इट इज डोनर, ओ ब्लड ग्रुप वाले। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।